हाय फ्रेंड्स। आज एक अलग ही एक अनोखा रूब्रिक जो रेयरली यूज होता है उसके बारे में एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। इस रूब्रिक का नाम है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क क्या मतलब है? ग्रोटेस्क का ग्रोटेस्क रूब्रिक में कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं, कब हम इस रूब्रिक को ले सकते हैं और जो इसके अंदर मेडिसिन्स हैं उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आज की कोशिश करता हूं आप सबको थोड़ा सा ये ब्रीफ में समझाने की। डिक्शनरी मीनिंग ग्रोटेस्क का है odd और unnatural in shape, appearance और character, fantastically ugly और absurd, bizarre. So my dear friends, ग्रोटेस्क का मतलब होता है, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र, बेढंगा, असंगत, कुरूप, भद्दा, भ्रष्ट, विकृत, विचित्र। हम किसी चीज को ग्रोटेस्क तब कहते हैं जब वो बहुत ही अननेचुरल फॉर्म में हो, जो हमने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, जो अनप्लेजेंट हो, जो दिल को ना पसंद आता हो, और जो बहुत ही एग्जिजरेटेड फॉर्म में हो, जो हमें शॉक देता हो या जो हमें अपसेट कर देता हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ग्रोटेस्क रूब्रिक सिर्फ अपीयरेंस पे ही हम बोलते हैं कि अगर कोई विचित्र दिख रहा है, अगर किसी की शक्ल कुछ बेढंगी सी है, तभी हम ये रूब्रिक ले सकते हैं? नहीं, हम ग्रोटेस्क को देखते हैं किस किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं अपीयरेंस। अगर किसी की अपीयरेंस एकदम से विचित्र है या अलग से दिखता है वो, तब हम उसको ऑफ कोर्स ले सकते हैं। हम उसको बिहेवियर, अगर उसका पुलिश है या बिहेवियर उसका एक कंप्लीट रेपर्टरी में रूब्रिक दिया हुआ है, माइंड, फूलिश बिहेवियर, ग्रोटेस्क बिहेवियर। इसी तरह हम कोई एक्सप्रेशन या रिएक्शन कुछ अजीब हो, या कुछ उसने पहनावा, उसका कॉस्ट्यूम, उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी सी अजीब हो, या उसका जेस्चर्स, उसका बैठने का स्टाइल, उसका खड़े होने का स्टाइल कुछ वियर्ड हो, तो हम इसको ले सकते हैं। या फिर उसका एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट हो। पाठक में एक रूब्रिक दिया हुआ है एटीट्यूड बिजार, ये भी हम उसके क्रॉस रेफरेंस में ले सकते हैं। कंप्लीट रेपर्टरी में एक और रूब्रिक दिया हुआ है माइंड ग्रोटेस्क डांसिंग। इसका मतलब है कि कुछ अलग तरह का डांस कर रहा हो, कुछ वियर्ड, कुछ बेढंगा सा डांस कर रहा हो, बिना सिर पैर के डांस कर रहा हो, बिना रिदम के डांस कर रहा हो, या बॉडी मूवमेंट्स बिल्कुल ही अलग हो, फनी हो या सेंसलेस हो, तो भी हम इस रूब्रिक को ले सकते हैं। एलन में एक रूब्रिक दिया हुआ है डेल्यूजन्स एनिमल्स ग्रोटेस्क। इसमें एक ही मेडिसिन बताई हुई है, एब्सिंथियम। एब्सिंथियम मेडिसिन को ऐसा फील होता है, ऐसे ख्याल आते हैं, उसे ऐसा डेल्यूजन्स आते हैं कि उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अजीब तरह के ही प्राणी देख रहा है। डॉक्टर क्लार्क ने अपनी बुक डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैटेरिया मेडिका में नार्कोटिक मेडिसिन के अंदर दिया गया है कि जब ये पेशेंट सोने लगता है, सोने जा रहा होता है, तो उससे कुछ इस तरह के अजीब करीब फिगर्स दिखते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो उन फिगर्स के साथ आग में गिरता चला जा रहा है। तो यहाँ पे भी डॉक्टर क्लार्क कहना चाह रहे हैं कि कुछ वियर्ड, कुछ अलग ही ऐसा
डेल्यूजन्स होते हैं उसको कि ऐसे उसको फिगर दिख रहे हैं जो अजीब तरह का डांस कर रहे हैं और वो डांस करते करते आग में गिर रहे हैं और मैं खुद उस आग में गिरे चले जा रहा हूं। तो देखा आपने कि कैसे एक बहुत ही कम यूज होने वाला रूब्रिक कितनी जगह पे मेंशन्ड है हमारी रेपर्टरीज में, और कितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स लाइक क्लार्क ने भी इस रूब्रिक को इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्लिनिकल एस्पेक्ट पे कि कब मैंने ये रूब्रिक लिया और कैसे मैंने केस को समझा और कैसे ये रूब्रिक अप्लाई किया और फिर कैसे मेडिसिन सिलेक्ट की। ये केस जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो एक 40 साल के आदमी का था जिसका डायग्नोसिस था बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। जब वो मेरे पास आया, जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो पता लगा कि 2016 से उसकी मेमोरी प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन हो रही थी। वो धीरे धीरे मेमोरी वीक हो रही थी उसकी, और 2018 आते आते तक उसे ऐसा फील होने लगा कि उसके बहुत एक्सेसिव अमाउंट में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, और ये सलाइवा ना सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है बल्कि लेयर बाय लेयर जमा भी होते जा रहा है। यहां तक कि वो लेयर इतनी थिक हो गई है और वो सॉलिडिफाई हो गई है कि वो उसने एक सेकंड टंग का फॉर्म ले लिया है ना। बड़ी वियर्ड सी बात कि कोई कैसे सोच सकता है कि सलाइवा की लेयर से उसकी एक सेकंड टंग बन गई है। बट हमारे इस पेशेंट को लिटरली ऐसा ही फील हो रहा था। वो घंटों तक बार बार शीशे के आगे खड़ा रहता, घंटों तक अपना मुंह खोल के देखता रहता, बार बार गार्गल्स करता, बार बार पानी का ग्लास लेके अपने टंग को उसमें डिप करता, टंग को रब करता, इस कोशिश में कि शायद ऐसा करने से उसकी ये जो सेकंड टंग बनी है वो नॉर्मलाइज हो जाए या वो डिसॉल्व हो जाए। ना वो खुद परेशान था बल्कि अपने सारे फैमिली मेंबर्स को उसने परेशान करके रखा हुआ था, क्योंकि कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। ऑफ कोर्स कैसे विश्वास करेगा ना, जब कोई चीज है ही नहीं, जो एक डेल्यूजन है, जो एक भ्रम है, उसके ऊपर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। बट वो पर्सन किसी की भी मानने वाला नहीं था, किसी की भी नहीं सुन रहा था, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, या यूं कहूं कि समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसी कोई सेकंड टर्न नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल यू कैन से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, काउंसलिंग फ्रॉम नियर एंड डियर वंस, उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, बट देयर वाज नो एज सच रिलीफ फॉर दिस कंप्लेंट। धीरे धीरे ये कंप्लेंट बढ़ती जा रही थी और जनवरी 2019 को उसे ऐसा फील होने लग गया कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मेम्ब्रेन्स भी हैं जो इसके साथ चिपकती जा रही हैं, और ना सिर्फ ये मेम्ब्रेन्स जो है टंग को चिपका रही हैं, बट एंटायर ओरल कैविटी को इसने पकड़ में ले लिया है, और बहुत ही अजीब सी सेंसेशंस उसको रहने लग गई थी। तो सारा दिन उसी में खोया रहता था, सारा दिन रात उसी में वही बात बार बार रिपीट होती रहती थी उसके माइंड में। वो एंटायरली आउट ऑफ फोकस हो गया था। सारा दिन रात एक ही तरफ ध्यान रहने से वो अपना पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर रहा था। उसके फैमिली मेंबर्स, उसकी वाइफ, उसके बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि इन थॉट्स का इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे आने लग गया।
जब सारा ध्यान ही एक तरफ हो गया तो खाने पीने में भी ध्यान नहीं लग रहा था, एंड उसकी वजह से उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया और वो 62 केजीज से 53 केजीज तक आ गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उनके फैमिली मेंबर्स ने एक दिन देखा कि इस पेशेंट ने अपने हाथ में कभी सीजर उठा लेता, कभी रेजर उठा लेता और ऐसा बोलता कि मैं इस टंग को कट कर दूंगा या मैं इसको पूरी तरह से छील के अपनी वापस नेचुरल टंग पे, सिंगल टंग पे ले आऊंगा। तो ये था हमारा केस ब्रीफ में। डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेने के बाद भी दिल में या यूं कहूं कि बार बार दो ही रूब्रिक स्ट्राइक कर रहे थे: माइंड delusions, imaginations as if body parts are enlarged, और माइंड delusions, imaginations grotesque। कंप्लीट रेपर्टरी से रेपर्टराइजेशन करने के बाद हमारे सामने ये एनालिसिस आ रहा था, ये मेडिसिन आ रही थी: अर्जेंटम नाइट्रिकम, हायोसियामस, कैनबिस इंडिका, ओपियम, एल्यूमिना। जब बाकी सारे फैक्टर्स कंसीडर किए, लाइक थर्मल्स, फिजिकल जनरल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम रूल आउट हो रही थी, ओपियम रूल आउट हो रही थी। सो जो दो मेडिसिन आ रही थी इस केस को लेकर, जो लग रहा था कि यही इन दोनों में से कोई ना कोई बेस्ट इंडिकेटेड रेमेडी है, वो थी हायोसियामस और कैनबिस इंडिका। तो हमारा फाइनल स्टेप आता है कि अब इन दो मेडिसिन में से डिफरेंशिएट करने के लिए हम कंप्लीट रेपर्टरी का एक रूब्रिक कंसीडर करते हैं जिसमें मेंशन्ड है माइंड डेल्यूजन सीज अगली फेसेस। अब ये दोनों मेडिसिन इसके अंदर है, हायोसियामस एज वेल एज कैनबिस इंडिका। सो जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आ रहा है वो इस रूब्रिक में दिया गया है: माइंड delusions, imaginations, sees faces, ugly faces seem pleasing। So friends, ये जो रूब्रिक है ये बताता है कि कैनबिस इंडिका को अगली फेसेस भी प्लीजिंग लगते हैं। और हमारे पेशेंट में क्या था? हमारा पेशेंट उस टंग को, डबल टंग को, जो उसको डेल्यूजन था, जो उसको लग रहा था कि उसकी डबल टंग है, उसको कट करना चाह रहा था। और जब मैंने पूछा उससे कि लाइक क्यों कट करना चाह रहे हो, जब ऑलरेडी तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास दो टंग है और वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे रही हैं, ना तुम खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम समझ रहे हो या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ना कुछ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका जवाब था बट मैं कितना गंदा दिखूंगा, कितना अजीब दिखूंगा, कितना बेकार, कितना बेढंगा दिखूंगा। सो यू नो, बार बार उसके ऊपर क्या वो फील हो रहा था, उसको ये लग रहा था कि आई फील ग्रोटेस्क। सो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है हायोसियामस और कैनबिस इंडिका में। सो बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर सिम्टम मैंने उसे हायोसियामस दी। So our first prescription was Hyoscyamus 1 mg, 1 single dose in water followed by Saclac for 15 days। डॉक्टर डनहम ने अपनी मैटेरिया मेडिका बुक में हायोसियामस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने लिखा है कि द एक्शन ऑफ हायोसियामस ऑन द वाइटल पार्ट इज मार्क्ड ऑन द सेंसोरियम, it produces perversion of perception so that illusions perplex the patient. He sees things which have no existence, like our patient, उसे ऐसी चीजें दिख रही थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कोई डबल टंग थी ही नहीं। Also perversion of intellectual action means अगर हम इसी पेशेंट की बात करें तो उसका इंटेलेक्ट इतना डल हो चुका था कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसे कोई डबल टंग प्रोड्यूस नहीं हो सकती लेयर बाय लेयर सलाइवा के जमने के बाद भी।
सो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी काफी डल हो चुका था, परवर्टेड हो चुका था. A distinct mania of the quarrelsome or obscene character, the patient would escape or would be undressed and walk about nude, or use offensive and unbecoming language and gestures, or quarrel with bystanders. वो आगे लिखते हैं, on the muscular system, this hyoscyamus paralyzes and convulses the voluntary muscular system, for example, the extremities, and paralyzes the involuntary system, produces convulsions and paralysis. तो देखा कितने अच्छे तरह से डनहम ने इतने साल पहले वो बातें लिखी जो हम एक्चुअल में अपने पेशेंट्स में देख रहे हैं. So my dear friends, after giving a dose of Hyoscyamus 1M, you won't believe कि within 2 to 3 months उसकी ये thoughts, even the desire to cut the tongue, और ऐसे थॉट्स की बहुत सलाइवा जम रहा है, डबल टंग हो रही है, वो बहुत भद्दा दिखेगा या बहुत भद्दा दिख रहा है, बहुत ही अजीब दिख रहा है. ये सारे थॉट्स धीरे धीरे विद इन 2 to 3 months आने बंद हो गए और वो अभी भी फॉलो अप में है. लाइक इट्स बीन मोर देन 1 year एंड कॉन्टिन्यूसली सैक्लैक ही चल रहा है. So this is what the magic of homeopathy is. So friends, देखा कैसे हमें इस पेशेंट को ठीक करने में एक रूब्रिक ग्रोटेस्क ने बहुत हेल्प की. ना मुझे ये रूब्रिक के बारे में पता होता तो शायद मैं इस मेडिसिन तक पहुंच पाता. So my dear friends, start studying such rare rubrics as well. आप उन्हें अप्लाई करो और मुझे बताओ कि कैसे ये अप्लाई करने के बाद आपने अपनी प्रैक्टिस में चेंजेस देखे. ये रूब्रिक मैंने और भी कुछ केसेस में यूज किया है, खास तौर पे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर और जेंडर डिस्फोरिया के केसेस में. ऐसे पेशेंट्स में भी कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी रहती है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो मेल हैं या फीमेल हैं. So the gender identity disorder are defined as disorders in which an individual exhibits marked and persistent identification with the opposite sex and persistent discomfort with his or her own sex or sense of inappropriateness in the gender role of that sex. So friends, आप भी ये रूब्रिक यूज करो, अपने केसेस में अप्लाई करो और मुझे बताओ कि कितना चेंजेस आए आपके प्रैक्टिस में, आपके रिजल्ट्स में आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर रूब्रिक. सो आज के लिए इतना ही. मुझे बताओ कौन से हम नेक्स्ट रूब्रिक्स इस तरह डिस्कस करें. अगर आपको ये अच्छा लगा मेरा ये छोटा सा स्टेप, तो प्लीज मुझे बताइए कि कौन से वो रूब्रिक्स हैं जिसे आप समझना चाहेंगे, जो हम आने वाले नेक्स्ट वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय.